So we are continuing our algebraic number theory series. लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस की थी, उसके बाद का रिमार्क है, कंटिन्यू कर रहे हैं आज के अपने लेक्चर को. सो रिमार्क के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली द थ्योरम शोज दैट द नंबर ऑफ यूनिटीज इन ऑल कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फील्ड इज फाइनाइट. लास्ट जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसमें हमने ये देखा कि अगर हमारी जो फील्ड है क्वाड्रेटिक फील्ड है तो उसमें जो नंबर ऑफ यूनिटीज हमें मिल रही हैं वो कैसी हैं, फाइनाइट है. बट अगर हम क्वाड्रेटिक फील्ड रियल ले लें, सो रियल क्वाड्रेटिक फील्ड के केस में जो नंबर ऑफ यूनिटीज हमें कैसी होंगी, इनफाइनाइट. सो मैं आगे रीड कर देती हूँ. हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू फॉर रियल क्वाड्रेटिक फील्ड. इन फैक्ट द नंबर ऑफ यूनिटीज इन ईच रियल क्वाड्रेटिक फील्ड इज इनफाइनाइट. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फील्ड के हमें मिल रही थी वो कैसी थी, फाइनाइट. और रियल केस में जो नंबर ऑफ यूनिटीज है वो. नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड. भी क्वाड्रेटिक फील्ड को हम सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड कब कहेंगे? ये जो वर्ड सिंपल है वो कब लगेगा किसी भी क्वाड्रेटिक फील्ड में? अगर जितने भी एल्जेब्राइक फील्ड में अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकें, कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में. सो इफ एवरी एल्जेब्राइक इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट यूनिकली अप टू चेंज ऑफ ऑर्डर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स. ये स्टेटमेंट हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ी थी. उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और वहां पे जो हमारा एक्सप्रेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का वो कैसा होता है, यूनिक. उसमें हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते. लाइक अगर आप 6 को 2 लिख रहे हो तो उस केस में ये दो अलग एक्सप्रेशंस नहीं कंसिडर होते, ये सेम ही एक्सप्रेशंस है. तो ऑर्डर जो है वो इस चीज को नहीं शो कर रहा कि ये अलग अलग दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम सेम ही मानते हैं. और मल्टीप्लिकेशन बाय यूनिट्स ये कॉन्सेप्ट में आपको एसोसिएट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग एक्सप्रेशन है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक फील्ड को सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड कब कहेंगे? उस थ्योरम में हम हर एक नंबर की बात करते थे. और क्वाड्रेटिक फील्ड को सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड बोलने के लिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अलजेब्राइक इंटीजर्स होंगे उनको अगर हम एक्सप्रेस कर सकें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में. अलजेब्राइक इंटीजर्स क्या थे? कि जब हम किसी भी एक इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन ढूंढ सकते हैं या हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसी इक्वेशन मिल रही है जिसको वो इंटीजर खुद सेटिस्फाई कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू, मैं 2 ले रही हूँ, तो उस केस में 2 को मैं अलजेब्राइक इंटीजर कब बोल रही हूँ? अब मैं 2 यहाँ पे पुट करूंगी, सो इट विल गिव मी 0. तो इसी तरीके से हम इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फील्ड, सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड कब कहलाएगी. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वी से यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड्स इन अ क्वाड्रेटिक फील्ड के इफ एवरी अल्फा बीटा इन के where beta is not equals to 0 there exist integers gamma and delta such that alpha is equals to beta into gamma plus delta की जो नॉर्म होगी वो बीटा से लेस होगी. तो अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में इक्वेशन प्लस में रिमाइंडर. ये होता था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम. तो वही सेम एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं फॉर यूक्लिडियन एल्गोरिथम. तो उसमें आर हमारा रिमाइंडर है, या तो अब रिमाइंडर की जगह पे यहाँ पे हमने डेल्टा यूज किया हुआ, या तो रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल होगा या फिर जो डेल्टा का नॉर्म होगा वो हमेशा डिवाइजर के नॉर्म से लेस ही रहेगा. तो जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो अगर हम क्वाड्रेटिक फील्ड के में उसकी बात कर रहे हैं तो आपको एक अल्फा मिलेगा, एक बीटा मिलेगा, एंड जिससे भी आप उसको डिवाइड कर रहे हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? गामा एंड डेल्टा, मतलब इक्वेशन और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट हम उसको इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट अल्फा एंड बीटा बी अलजेब्राइक इंटीजर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड के, और ये 0 के इक्वल नहीं है. दोनों जो हमने अलजेब्राइक इंटीजर्स लिए हैं वो दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है. एन अलजेब्राइक इंटीजर गामा is said to be GCD greatest of alpha and beta. अल्फा और बीटा का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो हमने मान लिया गामा.
ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये कॉमन है, देखो यहां से हम रिजल्ट निकालते हैं, अगर अल्फा और बीटा का जीसीडी गामा है तो मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो गामा अल्फा को डिवाइड करेगा, गामा बीटा को भी डिवाइड करेगा इन के क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक फील्ड है जहां से ये अल्फा बीटा लिए गए हैं। नेक्स्ट है गामा वन डिवाइड्स अल्फा। इफ गामा वन अल्फा को डिवाइड करता है, गामा वन बीटा को डिवाइड करता है के में, देन गामा वन जरूर फिर गामा को भी डिवाइड करेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो अल्फा बीटा है दोनों में क्या कॉमन है, गामा कॉमन है, और एक ऐसा गामा वन हमें मिल रहा है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको, देन वो इसको भी डिवाइड करेगा। अब आ जाते हैं अपनी थ्योरम पे। थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम holds in a quadratic field K, then it must be a simple field। अगर किसी क्वाड्रेटिक फील्ड K में, तो वो जरूर ही एक सिंपल फील्ड कहलाएगी। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या था, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर मैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा गामा प्लस में डेल्टा ऐसे लिख पा रही हूँ, ये हमारी जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, अगर ये हमारे क्वाड्रेटिक फील्ड K में होल्ड कर रही है अगर ये प्रॉपर्टी, तो इस K को, इस क्वाड्रेटिक फील्ड को मैं क्या कहूंगी, ये हमारी सिंपल फील्ड है और इसकी रीड किया है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक लेमा प्रूव करेंगे, क्योंकि इस लेमा का रिजल्ट हम उस थ्योरम में यूज कर रहे हैं। बस इस लेमा का ही प्रूव है, इसके मेन प्रूफ में तो हम यही दिखाएंगे कि इसी तरीके से सेम जो है हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें। ओके, सो लेमा की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं एंड देन विल मूव टू द प्रूफ। लेमा की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, if xi is GCD greatest common divisor of two algebraic integer gamma and gamma 1, then there exists a algebraic integer eta and eta 1 such that xi is equals to gamma into eta plus gamma 1 into में eta 1 और gamma 1 दोनों ही नॉन जीरो हैं, where gamma and gamma 1 are algebraic integers of quadratic field in which Euclidean algorithm holds। तो इस लेमा के ही रिजल्ट से हम इसको बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक इस लेमा के स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिससे आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कहा क्या है हमने कि जाई आप मान लो कि वो जीसीडी है गामा और गामा वन का। गामा वन हम कोई भी दो अलजेब्राइक इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, गामा और गामा वन का जो जीसीडी है वो क्या है, जाई है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर ऐसा है तो हमें दो ऐसे अलजेब्राइक इंटीजर्स ईटा और ईटा 1 मिल जाएंगे सच दैट हम जाई को इस तरीके से लिख सकें। तो उसके लिए ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको ऐसे नंबर्स को लेकर हम इस स्टेटमेंट को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो मैंने गामा और गामा 1 को मान लेते हैं हम 2 और 4 है वो नंबर, और इन दोनों में से कॉमन का जीसीडी क्या है, 2 है, तो मतलब जाई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब मैं जाई को, दिस इज आर जाई, इस जाई को मैं लिख रही हूं इस फॉर्म में, गामा इंटू ईटा प्लस गामा 1 इंटू ईटा 1। सो दिस इज गामा की वैल्यू हमने 2 मानी थी, ईटा को मैंने एज इट इज रहने दिया, प्लस गामा 1 को हमने 4 माना था और ईटा 1 को एज इट इज रहने देते हैं। तो इस केस में हमें ईटा एंड ईटा 1 एल्गोरिथम को, ये जो यूक्लिड एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं, उसको हम ये कह सके कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इससे इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं ईटा की वैल्यू 1 पुट कर दूं और ईटा 1 की वैल्यू 0 पुट कर दूं, 1 वी विल गेट 2। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जाई इज इक्वल्स टू गामा इंटू ईटा प्लस दिस, और ये दोनों ही कैसे जो नंबर्स हमने लिए हैं, और गामा 1 कैसे हैं, अलजेब्राइक इंटीजर्स है, ऑल्दो ये पहले यहाँ पे मेंशन हो रखा है। तो इस लेमा को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, टेक गामा 1 नॉन जीरो, गिवन गामा एंड गामा 1 बिलोंग्स टू के और ये नॉन जीरो है, and Euclid algorithm holds in K, there exist algebraic integers K1 and gamma 2 such that we can write gamma is equals to K1 into में gamma 1 plus में gamma। ये जो
फॉर्म हमने लिखी है, हमें क्या प्रूव करना है? अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारा एक्सप्रेशन है रिक्वायर्ड टू प्रूव के केस में, उसमें दोनों ही अलजेब्राइक इंटीजर्स के आगे हमारे दो अलजेब्राइक इंटीजर्स और एग्जिस्ट कर रहे हैं, गामा इंटू ईटा इंटू एंड ईटा 1। हमने क्या किया? हमने यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज किया। इसके अकॉर्डिंगली हम इस तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पे गामा, फिर जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे गामा 2 है, या तो वो 0 या तो गामा 2 का जो नॉर्म है वो हमारे डिवाइजर के नॉर्म से लेस रहेगा। यहाँ पे गामा और गामा 1 हमने के से लिया है, तो हम इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो एक क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें जो मिलेगा उसको हमने k1 और गामा 2 मान लिया। तो और रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा या उसका नॉर्म लेस होगा, ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो वही सेम चीज हमने लिख रखी है। अब हम दोनों ही केसेस में बात कर लेते हैं। अगर जो हमारा रिमाइंडर है, जो गामा 2 है, अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में तो उससे बच जाएगा k1 इंटू गामा 1 के इक्वल। और अगर ऐसा आप लिख रहे हो तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो गामा 1 है वो हमारा जीसीडी हो जाएगा, किसका? गामा और गामा 1 का। ठीक है, अगर ये आप किसी भी एक एग्जाम्पल से शो कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने स्टार्टिंग में 2 और 4 का एग्जाम्पल लिया था, तो उस केस में 4 इज इक्वल टू आप ले लो 2। दोनों केस में अगर मेरा ये गामा 1 है और ये गामा है, तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है? यही सेम नंबर ही तो कॉमन मिलेगा, विच इज 2। गामा 1 को ही जीसीडी हमें मिल जाएगा गामा और गामा 1 का। तो जब आपको ऐसी चीजें समझ में ना आए तो सिंपली एक एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हो। दूसरा केस कौन सा बचता है कि गामा 2 वो नॉन जीरो हो। उस केस में we apply Euclidean condition to gamma 1 and gamma 2 and we get, अब अगर हम फिर से यूक्लिड जो कंडीशन है वो गामा 1 और गामा 2 पे लगा दें, इस पे और इस पे, जो हमारा डिवाइजर है और जो हमारा रिमाइंडर है उस पे अगर हम लगाते हैं तो हमें फिर एल्जेब्राइक इंटीजर k2 एंड गामा 3, और यही सेम कंडीशन फिर उसकी भी रहेगी, या तो गामा 3 हमारा 0 के इक्वल होगा या उसका जो डिवाइजर है उससे हमें इसका नॉर्म लेस मिलेगा। अगर मैं इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं सो दैट ये इजी हो जाए थोड़ा। हमने ले लिया, हम 6 ले लेते हैं इसको, और हमें इसको डिवाइड करना है, मैं 4 ले लेती हूँ सो दैट ये पूरा डिवाइड ना हो और रिमाइंडर मुझे मिल जाए। तो 4 इंटू 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4 1 4 एंड प्लस 2 रिमाइंडर। इस केस में अब हमने क्या करा है, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने यूक्लिड की जो कंडीशन है वो गामा 1 और गामा 2 पे लगाई है, मतलब जो हमारा डिवाइजर था और था। तो अब हम 4 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस में हमारा रिमाइंडर 0। अगर मैं कोई और नंबर लेती चीज जो है और आगे आप इस चीज को प्रोसीड कर सकते हो, तो आपको रिमाइंडर भी मिलेगा उस केस में। तो अभी मैंने काफी छोटे एग्जांपल से आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, या तो रिमाइंडर 0 से इस केस में मुझे मिला, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो अगेन जो रिमाइंडर का नॉर्म है वो लेस रहेगा। अब जो आपने ऊपर ये प्रोसेस किया ना, वही सेम प्रोसेस दोबारा नीचे डिस्कस किया हुआ है कि अगर गामा 3 0 के इक्वल हो जाता है फिर तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और हम इसको रिप्लेस करके ऊपर लिख सकते हैं। बट अगर गामा हमारा 0 के इक्वल नहीं होता तो इसी प्रोसेस को हम बार बार कंटिन्यू करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जो नॉर्म है वो इस तरीके से कम होता हुआ चला जाएगा। और ये बिल्कुल ट्रू कैसे है, जब आप इसको बार बार डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ना, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो रिमाइंडर कम हो रहा है, और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने पर हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा कि गामा 4 का नॉर्म गामा 3 से लेस है, गामा 3 का नॉर्म गामा 2 से लेस है, एंड इसका नॉर्म गामा 1 से लेस है, एंड सो ऑन। But we can't get an infinite bounded sequence of positive integrals. तो यहाँ पर हमें कोई भी infinite bounded sequence नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये कम होता चला जा रहा है। So the sequence of gammas, this is gamma, ये जितनी भी हमें गामा की सीक्वेंस मिल रही है, this must stop at some point, say gamma n plus 1। तो हमने ये मान लिया कि लेट्स से इस गामा n plus 1 पे ये जो सीक्वेंस है वो स्टॉप हो रही है। देन एज इन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ फॉर नेचुरल नंबर्स वी कैन शो दैट गामा n इज द जीसीडी ऑफ गामा n
गामा 1। तो जैसे हम नेचुरल नंबर्स में बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स में इस चीज को प्रूव करते हैं, सेम हम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। फिर गामा n जो हो जाएगा वो जीसीडी हो जाएगा गामा n गामा 1 का। ये गामा n इसलिए बोला है क्योंकि गामा n+1 पे वो जाके स्टॉप हो रहा है, तो उससे पहले वाला जो स्टेप होगा उसी पे तो आपको जीसीडी मिलेगा। ये हमने जो पहले जीसीडी के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से हम उसको ब्रेक करते चले जाते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे 0 मिला तो ये जो मेरा स्टेप था गामा n+1 था जहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है, तो उसके जो पहले वाले स्टेप पे जो जहाँ पे वो 0 नहीं होगा, इस पे तो मेरा स्टॉप हो गया, तो उसके जो पहले इसका गामा n गामा 1 का, तो 6 और 4 का जीसीडी क्या होगा 2। नाउ नेक्स्ट, सो लास्ट पार्ट, proof of main theorem. Proceeding in the same manner as for natural numbers, we can establish that a decomposition as a product of prime elements of change of order and multiplication by unities. जैसे हम नेचुरल नंबर में डिकम्पोज करके लिखते हैं नंबर्स को, और तब तक उसको ब्रेक करते रहते हैं, उसको डिकम्पोज करते रहते हैं जब तक प्राइम एलिमेंट हमारे पास नहीं आ जाता। उसी सेम तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसकी जो बाकी की थ्योरम्स है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।